नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। हम वीडियो जो बना रहे हैं अभी वो क्लास 6 की ज्योग्राफी की एमसीक्यूज़ की बना रहे हैं और उसी की श्रृंखला का एक अगला वीडियो यह है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर एक चित्र आया है और ये चित्र लगाने के पहले और पीछे यह कारण ये है कि आने वाले जो बहुत सारे प्रश्न हैं इस एक चित्र से रिलेटेड है और ये केवल एक चित्र नहीं है, ये प्रश्नों का गुच्छा है। इससे बहुत सारे प्रश्न भूगोल के बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न। तो आइए इस चित्र के माध्यम से कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, तो इसी से रिलेटेड हम जब प्रश्नों को देखेंगे तो उत्तर हमारा आसान हो जाएगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारे सामने ये पृथ्वी का एक प्रारूप है। ये जो प्रारूप है ये पृथ्वी का प्रारूप है और इस पृथ्वी के प्रारूप को अगर हम देखते हैं और पिछले वीडियो में जब हमने अगर अक्षांश और देशांतर से संबंधित वीडियो जो हमने देखा होगा, अगर आपने यदि नहीं देखा है तो उसको थोड़ा सा धीरज रख के देखिए और हर एक टॉपिक को और हर एक पॉइंट को अगर उसमें जो बताया गया है वो काफ़ी रिसर्च से बनाया गया है। तो सब चीज़ों को वीडियो को रोक करके ज़रूर लिखिए। देखिए, पढ़ने वाले वीडियो जो होते हैं रुचिकर होते नहीं हैं, उसमें रुचि पैदा करनी पड़ती है। तो बोरिंग और नॉन बोरिंग वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड होते नहीं हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं, पृथ्वी का प्रारूप है। जो बीच में ये जो रेखा खींची गई है इसको कहते हैं आपको इक्वेटर लाइन और ये 0 डिग्री पर होती है। ये भूमध्य रेखा कही जाती है, यानी विषुवत रेखा कही जाती है। इसके उत्तर में, अब उत्तर में देखने से पहले आप देखते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी नक्शे का ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होता है, नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है। उसी तरह इस पृथ्वी के भी प्रारूप का जो चित्र है ऐसे ही बनाया गया है। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला एरिया नॉर्थ है और नीचे वाला एरिया जो है वो साउथ है। क्लियर है। अब देखिए, विषुवत जो वृत्त है, ये जो रेखा है ये 0 डिग्री पर है, यह भी हमने देखा। ऊपर वाली जो ये रेखा है इसको कहते हैं कर्क रेखा और ये कितने पे है, 23.5 डिग्री उत्तर। ध्यान रखिएगा, उत्तर लिखा हुआ है वो। उसके ऊपर वाला एरिया जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त और ये होता है 66.5 डिग्री उत्तर पे। सेम नीचे आते हैं, तो इस विषुवत वृत्त के नीचे यहाँ जो एरिया है, यह एरिया आपको क्या बोला जाता है, यह 23.5 डिग्री, आपको 23.5 डिग्री ये दक्षिण में बोला जाता है और इसे बोलते हैं हम मकर रेखा, इसको बोलते हैं हम मकर रेखा। उसके बाद हम आते हैं और नीचे देखते हैं इस एरिया को, इसको बोलते हैं दक्षिणी आपको ध्रुव वृत्त और ये होता है आपको 66.5 डिग्री। यहाँ भी आपको 23.5 डिग्री मिल रहा है और यहाँ भी 23.5 डिग्री मिल रहा है, यहाँ भी 23.5 डिग्री मिल रहा है और यहाँ भी 23.5 डिग्री मिल रहा है। दोनों में अंतर क्या है, नॉर्थ और साउथ का। तो नॉर्थ साइड में होता है 23.5 डिग्री, उसको कर्क रेखा बोलते हैं और जो साउथ में होता है वो उसको मकर रेखा बोलते हैं। उसके बाद और एक और चीज देखते हैं, जो मकर रेखा है, आपको जो मकर रेखा दिख रही है, मकर रेखा, इस मकर रेखा से और आपको इस कर्क रेखा, इन दोनों के बीच में, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो ये एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया बनाया गया है, ये होता है उष्ण कटिबंधीय। ये उष्ण कटिबंध होता है इस एरिया में। ठीक है। उसके बाद हमने पता कर लिया, यह प्रश्न बनता है कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में कौन सा कटिबंध होता है, उष्ण, गर्मी पड़ती है। उसके बाद हम एक उत्तर की तरफ ही देखते हैं, कर्क रेखा से लेके और आपको उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच में ये जो एरिया होता है ये होता है आपको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, शीत और उष्ण दोनों होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए, उत्तर ध्रुव वृत्त जो है ये वाला एरिया और उत्तर ध्रुव, इसके बीच में यहाँ होता है ये शीत कटिबंध होता है, इसको आर्कटिक कटिबंध भी कहते हैं। यहाँ हमेशा ठंडी ही पड़ती है क्योंकि सूर्य से दूर है और यहाँ जो इस एरिया में जो है ना, इस एरिया में सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, इसलिए उष्ण कटिबंध है ये। उसके बाद उसी तरह जैसे यहाँ हमने शीत कटिबंध को जाना, उसी तरह दक्षिण में भी यही हाल है, दक्षिण में भी यही हाल है। दक्षिण में ये एरिया जो है आपको क्या बोला जाता है, मकर रेखा से और इस एरिया को क्या बोलते हैं, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद ये जो एरिया होता है ये होता है शीत कटिबंध, ये दक्षिणी शीत कटिबंध है। तो उत्तरी शीत कटिबंध आपको उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध गोला का अर्ध है, यानी ये गोला का आधा होगा, आधा ऊपर हो गया आधा नीचे हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध है। आपको क्या बोला जाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है। उसी तरह ये कौन सा होगा, ये उत्तरी गोलार्ध है। क्लियर है।
और इसी में मानी जाती है। तो पूछा जाता है कि कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में, मकर रेखा कौन से गोलार्ध में। ये अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हमारी समस्या नहीं होगी। तो आइए वीडियो को के प्रश्नों के श्रृंखला को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, निम्न में से किस बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। किस बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं, यानी वो बिंदु जो होती है आधारभूत होती है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ए और बी। देखिएगा, मैं जो एक छोटा सा ये जो चित्र लगा हुआ है ये वाला, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं इससे भी आपसे कंसर्न कराता चलूंगा। देखिए, एक हो गया ये उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये दक्षिणी ध्रुव है, यही ना आधार बिंदु है। तो उत्तर क्या होगा, ए और बी, यानी सी उत्तर हो जाए। क्लियर है। चलिए दूसरा देखते हैं। आ गया प्रश्न हमारा, कर्क रेखा है कौन सा। कर्क रेखा यहाँ है ना, ये जो कर्क रेखा हमें यहाँ पड़ता है, ये क्या होगा 23.5 डिग्री उत्तर। तो उत्तर क्या होगा इसका, आपको उत्तर हो जाएगा इसका सी, 23.5 डिग्री उत्तर। चलिए आगे देखते हैं, मकर रेखा क्या है। इस यहाँ देख लेते हैं हम, ये आधा हो गया, और मकर रेखा कहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ती है। क्या होगा वो 23.5 डिग्री दक्षिण। क्लियर है, 23.5 डिग्री दक्षिण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बनेगा, उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त है क्रमशः। अब देखिएगा, यह कह रहा है कि जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, ये क्या है। तो यहाँ ये पड़ेगा आपको 66.5 डिग्री, और ये भी पड़ेगा 66.5। लेकिन इसमें अंतर क्या है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर इसमें उत्तर खोजा जाए तो कहाँ होगा, 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण। क्लियर है। इसीलिए कहा है मैंने और बताया है कि पहले हम ग्लोब को, ये पृथ्वी के प्रारूप जो ग्लोब होता है उसको समझ लेते हैं, तब प्रश्नों को देखते हैं। आइए देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न, कर्क रेखा और मकर रेखा का क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, ये एरिया आपको कर्क रेखा हो गया, ये हो गया होगा मकर रेखा। तो इसी एरिया को पूछ रहा है कि ये एरिया कौन सा है। अभी हम लोगों ने जाता था ना, वो कौन सा एरिया है, वो है उष्ण कटिबंध का। ऑप्शन में क्या था, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले उस चित्र के माध्यम से देखा था कि क्या था वो उष्ण कटिबंध। अब देखिए, शीत कटिबंध किसके नजदीक होता है। देखिएगा आप, शीत कटिबंध हम सब जानते हैं, शीत कटिबंध क्या होता है। ये प्रश्न में जो अब उत्तर का ऑप्शन है ये दे रहा है कि कर्क रेखा ध्रुवों के पास, मकर रेखा या विषुवत रेखा किसके पास होता है। तो कहाँ होता है शीत कटिबंध, यहाँ होता है ना, दोनों जगह, इस दोनों जगह, यानी किसके पास है, ये ध्रुवों के पास है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ध्रुवों के पास होगा। क्लियर है। चलिए आप देखते हैं 7वां, अक्षांश के संबंध में कौन सा कथन है। अब देखिए, हम सबको पता है जो पड़ी वाली रेखा होती है, ऐसे वाली रेखा होती है, यानी पड़ी वाली रेखा, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। जो खड़ी वाली रेखा होता है इसको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो ये पूछ के आ रहा है, इस पड़ी वाली रेखा के बारे में ये पूछ रहा है। तो देखते हैं प्रश्न, अक्षांश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, सभी अक्षांश रेखाएं एक समान होते हैं, ए और बी और इनमें से कोई नहीं। कह रहा है अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होता है, यानी देखिएगा सभी एक दूसरे के समानांतर है। सारी रेखाएं जो है ना एक दूसरे के समान अंतर पर है खींची गई हैं। ठीक है, समान अंतर पर खींची गई हैं, यानी ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन अगर देखें, सभी अक्षांश रेखाएं एक समान है। देखिएगा, सभी अक्षांश रेखाएं एक समान है, एक वो अक्षांश रेखा यह है, एक यह है, यह है, सब एक समान है, नहीं है। तो ये ऑप्शन आपको नहीं होगा। तीसरा ए और बी है और इनमें से कोई नहीं है, यानी उत्तर इसका हो जाएगा ए। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये और बी तो ऑप्शन है ही होगा, पक्का इसका आंसर यही होगा। ऐसा नहीं है, इस चीज के भ्रम में नहीं रहना है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न हम लोग, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा क्या है। अब देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा जोड़ती है, ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। इसको रेखा कौन सी रेखा जोड़ती है, सामने हमारे चित्र से बना दिया, किससे जोड़ते हैं, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जोड़ती है, विषुवत रेखा तो यहाँ होती है, उत्तरी ध्रुव रेखा, उत्तरी ध्रुव रेखा तो यहाँ होती है, दक्षिणी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा तो यह होती है। वो कैसे जोड़ेगी, जोड़ना तो इसको है, तो क्या जोड़ेगा, देशांतरीय रेखा। अब यहाँ एक और प्रश्न आपको बन के आ गया, देशांतरीय को याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। इस एक प्रश्न से दो प्रश्न बने, उत्तर तो हमें मिल गया कि देशांतरीय रेखा इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ती है, दिख भी रहा है, लेकिन देशांतरीय रेखा को याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। अगर कहीं इसका ऑप्शन में उत्तर रहे याम्योत्तर रेखाएं, तो आप याम्योत्तर को कीजिएगा, क्योंकि देशांतर और याम्योत्तर रेखा एक ही होती है। आप तो खोजिएगा देशांतर, वहां होगा नहीं,
और आपको होगा वहाँ याम्योत्तर रेखा, तो आप क्या करेंगे, याम्योत्तर पे टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि देशांतर रेखा को याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। क्लियर है? नौवां प्रश्न क्या है हमारा, देशांतर रेखा के संबंध में कौन कथन असत्य है। ध्यान रखना है, असत्य है। और जहां असत्य की बात आए, इसका मतलब है इस प्रश्न से 3 प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे ही, और यानी 4 प्रश्न के उत्तर हमें मिलेंगे इसमें, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। देशांतर रेखा अर्धवृत्त होते हैं, इनके बीच की दूरी ध्रुव पर समान शून्य होती है, इनके बीच की दूरी ध्रुव की ओर बढ़ने पर घटती है और इनकी लंबाई समान होती है। तो पूछ रहा है असत्य कौन सा है, तो देशांतर रेखा अर्धवृत्त होता है। देखिए देशांतर रेखा अर्धवृत्त होता है ना, क्योंकि आधा तो उधर है, अर्धवृत्त है, यानी ये उत्तर सही है। इनके बीच की दूरी ध्रुव पर शून्य होती है। देखिए अब जैसे जैसे ये बढ़ता है ना, यहाँ आके क्या होता है, ये ऐसे जाके यहाँ मिल जाता है, तो यहाँ क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। देखिएगा सारे ध्रुव आके एक तरह से सिमट जाते हैं, यहाँ सारे जो देशांतर रेखा है ध्रुव पर आकर क्या होता है, सिमट जाता है, यानी उनका शून्य है। ये भी उत्तर सही है। इसके बाद सी है, इनके बीच की दूरी ध्रुव की ओर बढ़ने पर घटती है। बिल्कुल, यहाँ क्या होता है, विषुवत रेखा पर जो है ना सबसे अधिक दूरी होती है। जैसे जैसे ये ध्रुव की तरफ जाते हैं क्या होता है, अपने पास आते रहते हैं, तो यानी इनके बीच की दूरी कम होती रहती है। ये भी सही है भाई, 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है, यानी चौथा आपको गलत है, बिल्कुल गलत है कि सबकी लंबाई समान नहीं होती है। सबकी लंबाई जब दूरी कम होने लगती है, जब दूरी कम होने लगती है तब क्या होता है, लंबाई उसकी अलग रूप में हो जाती है। आप जानते हैं विषुवत रेखा पर ही इन देशांतर रेखाओं की लंबाई सबसे ज़्यादा क्या है, 111 किलोमीटर। क्लियर है? 111 किलोमीटर विषुवत रेखा पर ही, 2 देशांतरों के बीच की दूरी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसका ऑप्शन का ये डी आंसर सही होगा, सही नहीं होगा, डी आंसर होगा। और 3 सत्य है, ये असत्य है। 10वां प्रश्न है, इसको देखने से पहले थोड़े चित्र को हम देख लेते हैं। अब देखिए इस चित्र को हमने लगाया है। अब देखिए किसी स्थान के मानक समय को किस तिथि से और किस रेखा से मानी जाती है। क्लियर है ना? हमारे सामने एक 3D नहीं 2D आयाम में हमने एक चित्र लगाया है। ध्यान रखिए ये विश्व का चित्र है, ये विश्व का चित्र है, हमारा प्यारा भारत यहाँ है। अगर इस पर ध्यान देंगे तो देखिए ये जो बीच की लाइन जो है, ये बीच की लाइन है, इसको बोलते हैं याम्योत्तर रेखा। क्या बोलते हैं? याम्योत्तर रेखा। और याम्योत्तर रेखा के अगर हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं इस साइड, तो क्या होता है, समय क्या होता है, बढ़ता है। और ईश्वर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, समय घटता है। क्लियर है? यहाँ लिखा हुआ है। और ये देखिएगा रेखाएं जो हैं ये आपको 0 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये बढ़ते हुए में है और इधर क्या है, घटते हुए में। इस चीज़ को हमको ध्यान लेके रख चलना है, आगे इसी से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं और प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रमुख याम्योत्तर या विषुवत रेखा। तो किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित क्या होता है, प्रमुख याम्योत्तर। यही जो बीच वाली है ना, यही क्या है, माना गया है कि 0 डिग्री हम कहाँ मानेंगे, ग्रीनविच एक लंदन में जगह है, उसको मान लिया गया। क्योंकि समय निर्धारण के लिए किसी न किसी एक जगह को तो बनाना पड़ेगा, तो वही जगह को ग्रीनविच को माना गया 0 डिग्री, और उसी से सारी की सारी समय की कल्पना वहीं से की जाती है। और ये सारी रेखाएं पृथ्वी पर कहीं स्केल से नहीं खींचा गया है, ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं गणना करने के लिए। तो इसका उत्तर क्या है आपको 10वां का सी, प्रमुख याम्योत्तर। क्लियर है? चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? देखिए कौन सा कथन सत्य है। ग्रीनविच के पूर्व का समय ग्रीनविच से आगे होता है। अभी हमने उस फोटो में हमने सारी बातें बताई है। ग्रीनविच के पश्चिम का समय ग्रीनविच से पीछे होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अभी हमने फोटो में देखा जो ग्रीनविच जो समय था उससे पूरब की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, समय क्या होता है, प्लस होता है, यानी आगे होता है। और इधर पश्चिम की तरफ है, ये पूरब एरिया है और ये 0 डिग्री है। और इधर क्या होता है, ये पश्चिम का एरिया है। पश्चिम तरफ करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो यह भी कथन सही है, यह भी कथन सही है। और पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। हमने पहले के वीडियो में इस चीज़ को देखा है, यानी चारों के चारों ऑप्शन इसके सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां नंबर प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? कितनी डिग्री घूमती है? 66.5 डिग्री, 360 डिग्री, 23.5 डिग्री, कितनी डिग्री घूमती है भाई? ये पृथ्वी है, ये अक्ष है इसका, तो पूरे अक्ष पर कितना डिग्री घूमेगा?
सीधा हिसाब है 360 डिग्री। पूरा ग्लोब है, जो पूरा एक सर्किल है, वो पूरा अपना सर्किल ले लेगा तो वृत्त की वही ना होती है 360 डिग्री। चलिए आइए देखते हैं अगला। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितने समय लेता है? पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेता है? 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेता है और इसी से गणना की जाती है। डिग्री में देशांतर दे दिया जाता है। आपके जो भी परीक्षा होगी ना, उसमें क्या करेगा, न्यूमेरिकल भी इसी से बना देगा। होगा प्रश्न भूगोल से बना देगा कि आप 82 डिग्री नॉर्थ में हैं, वहाँ का समय बता देगा और बोल देगा कि उस समय आपको 100 माने 19 डिग्री पे कितना समय हो रहा होगा, ऐसे ही बना देगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल प्रश्न बनाए जाते हैं। इस तरह के प्रश्न। यहाँ तो उत्तर क्या होगा हमारा? उत्तर हमारा हो गया 4 मिनट। क्लियर है? इस तरह से मैंने बताया ना 1 डिग्री, ये अगर ध्यान है तो सारे के सारे जो भी न्यूमेरिकल प्रश्न बनेंगे वो आपको उसके उत्तर आप हल कर सकते हैं, अगर यह ध्यान है। बस पूर्व और पश्चिम का भी ध्यान रखना है। चलिए आगे भी कुछ ऐसी चीज़ें हम बताएंगे आपको, और भी चीज़ें क्लियर होंगी। अगला प्रश्न है 14 नंबर। भारत के किस यामयोत्तर रेखा को भारत का स्थानीय समय निर्धारित किया जाता है? 82.5 डिग्री पूरब, 83.5 डिग्री पश्चिम, 84.5 डिग्री पूरब, और इनमें से कोई नहीं। हम सब लोगों ने पढ़ा है कि भारत का जो देशांतरीय रेखा जो स्थानीय समय निर्धारित किया गया है वो कहा जाता है ना इलाहाबाद के नैनी, और कहीं कहीं आपके एनसीईआरटी बुक में मिर्जापुर लिखा हुआ है। इसमें भी कहानी अलग है। चलिए उस पर डिटेल से बात करेंगे कभी बाद में। यहाँ उत्तर है हमारा 82.5 डिग्री पूर्व। ये जो मैंने चित्र लगाई है ये आपको यही है वो कहानी। कहाँ है वो? 82.5 डिग्री पूर्व। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं 15 नंबर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? भारत के मानक समय में और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटा पीछे है, 5.5 घंटा आगे है, 6.5 घंटा पीछे है, 4.5 घंटा आगे है। क्या है? ध्यान रखिए, ग्रीनविच यहाँ है और भारत कहाँ है? इस साइड है, पूरब का देश, और ये पश्चिम का देश। तो भारत से ग्रीनविच कहाँ पड़ता है? पश्चिम में। हम गाने में नहीं सुनते हैं पश्चिम, पूरा पश्चिम फिल्म आई थी ना, तो पाश्चात्य सभ्यता, यानी जो सारे के अंग्रेज किधर हैं? पश्चिम है। यानी हम किधर हैं इनसे? हम उनसे पूरब हैं। और हमें पता है कि जब पूरब की तरफ बढ़ा जाता है तो वहाँ क्या होता है? समय बढ़ता है। तो किसी भी सूरत में यहाँ आगे वाला ही आंसर होगा। इसमें उत्तर क्या दिख रहा है? 5.5 घंटा आगे। ये पीछे वाला तो कट जाएगा ना। तो ग्रीनविच वो है, और हमारा मानक समय कितना निर्धारित किया गया है? 82.5 डिग्री, और यह कितना है? 0 डिग्री। हमको अगर देखना हो तो यह 0 डिग्री है और हमारा कितना निर्धारित है? 82.5 डिग्री। इसके बीच में कैलकुलेट कीजिएगा, 82.5 डिग्री में कैलकुलेट कीजिएगा जब, और तो समय पता चले। कैसे कैलकुलेट कीजिए? 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो यहाँ कितना है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री में अगर 4 मिनट से गुना करके, या जब उसको घंटा और समय में बनाइएगा तो 5.5 घंटा ही बनेगा वो। और वहाँ आगे होगा। क्यों आगे? क्यों होगा? क्योंकि ग्रीनविच जो होता है, ग्रीनविच से पूरब की दिशा में बढ़ने पर समय आगे होता है। यही क्लियर है और यही हिसाब और फंडा है। चलिए 16, प्रमुख यामयोत्तर मान कितना है? बड़ा आसान प्रश्न है अगर देखिएगा तो। 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 23.5 डिग्री। 0 यामयोत्तर, आसान प्रश्न। 0 है प्रमुख यामयोत्तर। 0 डिग्री से हम उस समय से इसकी चर्चा करते आ रहे हैं कि 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री यामयोत्तर को ही हम देशांतर रेखा मानते आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं और प्रश्न समझते हैं क्या है। 17वां नंबर प्रश्न है, देशांतर की संख्या कितनी है? जब हम पिछला वीडियो हमने देखा होगा उसमें हम लोग ने जाना होगा कि देशांतर आपको रेखाएं कितनी हैं। कितनी हैं? 181 हैं, 90 हैं, 180 है और 360 है। कितने हैं? तो 360 देशांतर रेखाएं मानी जाती हैं। और ये क्या होता है? ये अक्षांश हैं, अक्षांश रेखा हैं। 181 अक्षांश होते हैं और 360 देशांतर रेखाएं। इसको रट जाना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ है? सीधी सी बात है, दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ पूछ रहा है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। सीधी सी बात है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त यहाँ है तो कहाँ होगा भाई? दक्षिणी में। बड़ी सीधा और सपाट प्रश्न का उत्तर है। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड
अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का, ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव का, कर्क रेखा और मकर रेखा का, शीत और शीतोष्ण कटिबंध का। तो जो ये ग्रिड जो बना हुआ है, ग्रिड या ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, किसका जाल है ये? समान सा उत्तर हमको दिख रहा है, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का जाल है। क्लियर है? चलिए अगला 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है। आइए देखते हैं। अब देखिए, इस प्रश्न को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। 0 डिग्री अक्षांश ये है, हम इसको नीचे लिख देते हैं, यहां करते हैं। उसके बाद पूछ रहा है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। ये तो हो गया हमारा देशांतर, और अक्षांश क्या है? यह अक्षांश है। और देखिए ये काटता कहाँ है। अगर इसको हम ऐसे लेके आए और इसको ऐसे लेके आए, देखिए काट कहाँ रहा है। यह हमने देखा कि कहाँ काट रहा है, यही ना प्रश्न है हमारा। ये देखिए ये काट रहा है, ये इस अटलांटिक महासागर में है ना, अटलांटिक महासागर में यह काट रहा है, देखिएगा। क्लियर है? और यह भी इससे एक उत्तर है कि अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं एक महाद्वीप से होकर गुजरता है। वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। बात समझ में आई? देखिए अक्षांश रेखा भी यहां से कट के आ रही है ना, अक्षांश रेखा भी यहां से होके आ रही है, ये रहा एरिया, यहां अक्षांश रेखा इस महाद्वीप से गुजरी, और देशांतर इधर से आ रही है तो यहां गुजरी। यानी दोनों रेखाएं जो है ना अफ्रीका महाद्वीप से होके गुजरती हैं, और काटती कहाँ है आपको? अटलांटिक महासागर में। क्लियर है? आइए हम उत्तर देखते हैं इसका। प्रश्न ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। अभी हम लोगों ने देखा अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में। तो अभी हम लोगों ने उत्तर देखा इसका, कहाँ है ये? अटलांटिक महासागर में। ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर में यहाँ वो काटता है। क्लियर है? चलिए उत्तर क्लियर है। आइए आगे देखते हैं और 21वां नंबर प्रश्न देखते हैं। किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यून होता है? भूमध्य रेखा पर, तापों का अंतर पूछ रहा है, ये ताप नहीं पूछ रहा है। भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ए, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर होता है ना, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और उष्णकटिबंध में पड़ता है। कौन सा देशांतर प्रधान यामी के साथ मिलकर ग्लोब पर एक वृत्त का निर्माण करता है? कौन सा देशांतर प्रधान यामी के साथ मिलकर एक वृत्त का निर्माण करता है? देखिए प्रधान यामी आपको हो जाएगा 0। प्रधान यामी क्या हो जाएगा? यहां से ले लिया जाए 0। उधर कौन सा रेखा बनेगा? उधर कौन सा रेखा बनेगा? ये 0 डिग्री है। कौन सा इधर वाला रेखा बनेगा, ये वृत्त बन जाएगा? यही पूछ रहा है ये 0 डिग्री। तो 0 डिग्री तो वैसे ही प्रधान यामी है। 90 डिग्री, 90 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री। इसका उत्तर होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम, यही एक ऐसी देशांतर रेखा है जो पूर्व और पश्चिम, एक ही रेखा को पूर्व और पश्चिम माना गया। यानी इधर से जब खींचा जाएगा, यहाँ 0 डिग्री है, गिनती गिनती दूसरे साइड जो बनेगी ना, इसके दूसरे साइड, इसके ग्लोब के दूसरे साइड, ये 180 डिग्री होगी। और ये पूरा बन के क्या हो जाएगा? एक अपने आप में वृत्त हो जाएगा। ये अपने आप में पूरा का पूरा वृत्त बन जाएगा। क्लियर है? चलिए इसका उत्तर क्या होगा? 180 डिग्री। आइए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री पूरब या पश्चिम। हमने अभी बताया कि 180 डिग्री ऐसा देशांतर रेखा है जो एक ही पर पूरब और पश्चिम दोनों माना गया है। 0 डिग्री, 82.5 डिग्री और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने इस पर चर्चा भी की है कि अंतर्राष्ट्रीय किसको रेखा माना गया? अंतर्राष्ट्रीय रेखा माना गया। अंतर्राष्ट्रीय रेखा, प्रधान या उत्तर नहीं, आप गलती से 0 डिग्री मार दीजिएगा, गलती नहीं करना। ये तिथि रेखा पूछ रहा है, ये तिथि रेखा पूछ रहा है। क्लियर है? यही तिथि रेखा से आपको क्या होता है? 180 डिग्री से एक तरफ एक दिन बढ़ा दिया जाता है और एक तरफ एक दिन घटा दिया जाता है, यह है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है आपको 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम, उसी रेखा, क्योंकि दोनों पूर्व और पश्चिम एक ही में पड़ते हैं। आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेखा खींची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर और अटलांटिक महासागर से। अब देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय, अगर देखिएगा बड़े से इसको अगर आकार में इसको देखेंगे तो 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय रेखा को जब इसको देखिएगा तो यहाँ आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय रेखा 180 डिग्री यहाँ पड़ रही है और ये कहाँ से होके आती है? ये आपको प्रशांत महासागर से
होके आती है। ये प्रशांत महासागर जो है ना, इधर है, ये प्रशांत महासागर से, ये देखिएगा इधर भी प्रशांत महासागर पड़ रहा है। चूंकि ये 3D को एक सपाट पे इसको बनाया गया, चूंकि ग्लोब है नहीं, इसको एक सपाट और प्लेन पे फोटो बनाया गया है, तो ये तो गोला है ना, तो प्रशांत महासागर में ये पड़ता है 180। यहाँ 180 है, वो कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर में। तो उत्तर क्या होगा इसका? प्रशांत महासागर में जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, और वो कितनी होती है? 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम। क्लियर है? वो कहाँ पड़ती है? प्रशांत महासागर में। और 0 डिग्री या उत्तर कहाँ काटती है अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश को? वो काटती है अटलांटिक महासागर में। और यहाँ पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दोनों के अंतर को समझने की जरूरत है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो भूगोल है ना, ये गणित है। अब देखिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? बड़ा शानदार प्रश्न है। ये कह रहा है कि कौन है ये जो रेखा है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तर को कहते हैं ना, इसको उत्तर, इसको छोटे, इसको हिंदी की जगह हम इसको अंग्रेजी कर देते हैं, इसको नॉर्थ करते हैं। मकर रेखा नॉर्थ की जगह साउथ हो जाएगा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री हो जाएगा। यही ना पूछ रहा है। तो देखिए 0 डिग्री यहाँ है, 0 डिग्री यहाँ है, 23.5 डिग्री आपको इस एरिया में पड़ेगा, वो इस एरिया में पड़ेगा, और मकर रेखा भी आपको इस एरिया में पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा ये ऐसी रेखाएं हैं, एक ऐसा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये कौन सा ऐसा ऐसे नहीं होगा, ये यहाँ पड़ेगा वो 23.5 डिग्री। ये कर्क रेखा वाला, ये कर्क रेखा है, ये आपको भूमध्य रेखा है, और ये आपको मकर रेखा है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ जिसमें तीनों काटते हैं? तो देखिएगा, अगर इसको अगर एक गोला करके देखेगा तो ये अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ ये तीनों के तीनों एक दूसरे को नहीं, तीनों इस महाद्वीप से होके गुजरती हैं। वो कौन सा है? वो अफ्रीका है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है, जहां तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। क्लियर है? समझ लिया हम लोगों ने। आइए देखते हैं 26 नंबर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, 6, 7, 5 हमारे सामने पड़ा हुआ है। ये देखिए, मैंने लिख भी दिया है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? इसको रट जाना होता है। ये है, यहाँ से देखिए गुजरात, फिर आपको राजस्थान से यहाँ काटती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होती हुई छत्तीसगढ़ पहुँचती है, छत्तीसगढ़ से आपको झारखंड पहुँचती है, झारखंड से, चूंकि आपको झारखंड को इसने यहाँ लिख दिया है, यहाँ लिखा गया है, तो झारखंड से छत्तीसगढ़ से वो पश्चिम बंगाल को होते हुए त्रिपुरा और मिजोरम में पहुँचती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है? इसी तरह यहाँ से क्लियर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब गुजरात से राजस्थान से मध्य प्रदेश से यहीं से छत्तीसगढ़ में घुसता है, उसके बाद झारखंड से आपको होता हुआ पश्चिम बंगाल से हुआ त्रिपुरा से मिजोरम। ये कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा कहाँ कितने को जाता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा, उसी को ना कहते हैं। चलिए, ये क्लियर हो गया। आइए देखते हैं 27 पर। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब देखिए, विश्व में तो बहुत सारे देश हैं, इसी प्रश्न को क्यों रखा गया है? क्योंकि यह एनसीईआरटी के किताब से संबंधित ये प्रश्न है, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है, इस प्रश्न को। नहीं तो विश्व में तो बहुत सारे देश है, पूछा जा सकता है। मिस्र से, भारत से, ईरान से और म्यांमार से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपको ईरान ऐसा देश है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत से भी गुजरती है, मिस्र से भी गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरती है। इसलिए इस प्रश्न को रखा गया है, क्योंकि एनसीईआरटी के किताब में इसका जिक्र है, इसलिए इसको यहाँ रखा गया, नहीं तो नहीं रखा जाता। आइए देखते हैं, कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? गंगा, यमुना, माही, इनमें से कोई नहीं। तो माही को 2 बार काटती है कर्क रेखा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं 29वां नंबर पर। और ये प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे, एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न निकल के आ रहे हैं। कौन सा जल डमरू मध्य आपको तिथि रेखा के अधिक निकट है? अब सबसे पहले इसको जानने से पहले जानते हैं कि जल डमरू मध्य होता क्या है। जल डमरू मध्य होता है, इसका मतलब होता है 2 समुद्रों या सागरों को जोड़ने वाली, उसको हम जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या होता है? जल डमरू मध्य, 2 सागरों और 2 आपको समुद्रों को जोड़ने वाले को जल डमरू मध्य या जल संधि कहते हैं। अब देखिए, बेरिंग जल डमरू संधि, बेरिंग जल डमरू जो मध्य संधि है, ये है आपको प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है? आर्कटिक से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? आर्कटिक महासागर से जोड़ती है।
ठीक है। उसके बाद मलक्का जलडमरू संधि, ये हिंद महासागर को मैं छोटे में लिख देता हूँ, आप अगर इसको उतार लीजिएगा। हिंद महासागर को किससे जोड़ती है? आपको प्रशांत महासागर से जोड़ती है। क्लियर है। और उसके बाद फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा किसको जोड़ती है? फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको गल्फ, मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है आपको अटलांटिक महासागर से। ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर से। इसको आप रोक के उतारिए। उसके बाद जिब्राल्टर, जिब्राल्टर क्या करता है? अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अटलांटिक किससे जोड़ती है? ये अटलांटिक जो है, ये महासागर को, अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से जोड़ती है। किससे? भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये है। तो इसका उत्तर अगर हम देखें तो इसका उत्तर होगा हमारा क्या? मलक्का। मलक्का जलडमरू जो है, ये जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, यह अंतर्राष्ट्रीय जलडमरू मध्य, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समीप है। कौन? आपको मलक्का। कौन सा होगा? मलक्का। चलिए, क्लियर है। इसमें बहुत सारे आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हाँ, चलिए, इस तरह से इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। हमने 29 प्रश्नों के उत्तर देखे, लेकिन उस 29 प्रश्नों से कम हमने अगर नहीं भी बनाए होंगे तो दोगुने से ज़्यादा, ये हमको लगता है 60, 70, 80 के करीब क्वेश्चन उसमें बने होंगे। तो सबके जो क्वेश्चन इसमें बताए गए एकदम वही नहीं आ जाता है, लेकिन उसके विश्लेषण में जो प्रश्नों के उत्तर बताए जाते हैं वो आते हैं। तो इन वीडियो को रोक के सारे प्रश्नों को आप अपने नोटबुक पे जरूर नोट कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर पसंद आता है तब, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू समवन जो इसको चाहता है, जिसको इसको जरूरी है, जो नीडी है। ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भाव है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।